साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग एथिक्स की क्लासेस देख रहे हैं और ये हमारी 6वीं क्लास है। 5 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 6वीं क्लास है। तो 5 क्लासेस जो आपने देखी उसमें ठीक ठाक आपको समझ में आ गया होगा कि एथिक्स में एक्चुअल में लिखना क्या होता है। ठीक है, एथिक्स है क्या, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड वगैरह हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं 6ठे लेक्चर से, फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज, यानी सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य क्या होने चाहिए। एक्चुअल में जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं या पीसीएस बनते हैं, उनमें जो है बुनियादी मूल्य उनके क्या होने चाहिए। ठीक है, ये हमको पढ़ना है, ये जानना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना है, एक एक करके देखना है। ठीक है, तो अगर आप 5 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसके आगे है ये। ठीक है, 5 लेक्चर देखे होंगे तो समझ में आएगा आगे का। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप क्लासेस रेगुलर करते रहिए जिससे कि आपको जो है एग्ज़ाम क्रैक करने में आसान हो। ये पीसीएस के लिए क्लासेस हैं, यूपीएससी के लिए बस इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक, लेकिन पीसीएस में इतने से हो जाता है। ठीक है, पीसीएस में ज़्यादा लिखना नहीं होता है, यूपीएससी से कम ही लिखना होता है। तो आज की हमारी क्लास है सिविल सेवा के लिए बुनियादी मूल्य, फाउंडेशन वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार होते हैं फाउंडेशन वैल्यू सिविल सर्विसेज के। कौन कौन से 5 प्रकार, लिखते जाइए। पहले प्रकार में आता है इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठा। दूसरा होता है ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी। ठीक है, ये पहले प्रकार में आता है। दूसरे प्रकार में चार चीज़ों को शामिल किया जाता है। ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। अभी सब को एक एक करके लिखाएंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए ये प्रकार है। ठीक है, अभी एक एक करके सबको लिखना भी होगा। तो दूसरे तरह की है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। फिर न्यूट्रियलिटी, तटस्थता, दूसरे प्रकार में दूसरा प्रकार। ठीक है, न्यूट्रियलिटी, तटस्थता। इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता, सब लिखते जाइएगा। फिर दूसरे में है चौथे प्रकार का नॉन पार्टीजनशिप यानी राजनीतिक तटस्थता। अभी एक एक करके हम देखेंगे नॉन पार्टीजनशिप। ठीक, एम्पैथी तीसरे प्रकार में, पहला है एम्पैथी, समानुभूति, समानुभूति पहला है समानुभूति। दूसरा है कंपैशन यानी करुणा, और तीसरा है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। एक एक करके लिखते जाइए। चौथे प्रकार में लिखिए प्रिजर्वेंस यानी लगन, प्रिजर्वेंस, परजेवरेंस, सॉरी परजेवरेंस बोलते हैं, परजेवरेंस यानी लगन। चौथे में पहला है परजेवरेंस, दूसरा है परसिस्टेंस यानी निरंतरता, परसिस्टेंस यानी निरंतरता। फिर तीसरा है पेशेंस यानी धैर्य। लिख लीजिए सारा। पांचवा प्रकार है कमिटमेंट, पांचवें का पहला है कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता। फिर डेडिकेशन, समर्पण। फिर है स्पिरिट ऑफ सर्विस, सेवा भावना। ठीक है, सेवा भावना। तो ये सारे अगर गुण किसी सिविल सर्विसेज में किसी छात्र में हैं तो ही वो आईएएस बन सकता है और अच्छा आईएएस बन सकता है। ये सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। एक एक करके सारा लिख लीजिए। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, निष्पक्षता, राजनीतिक तटस्थता, समानुभूति, करुणा, सहिष्णुता, लगन, निरंतरता, धैर्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, सेवा भावना। ठीक है,
इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस, परजेवरेंस, परसिस्टेंस, पेशेंस, कमिटमेंट, डेडिकेशन एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस। ये सारी चीज़ें अगर किसी सिविल सर्वेंट के अंदर है, ठीक है, तो वो आईएएस बन सकता है। यानी क्या है कि सिविल सेवक बनने के लिए व्यक्ति में अपने आसपास तथा विश्व की घटनाओं और स्थितियों तथा समस्याओं को जानने तथा समझने की सामान्य आदत होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए सिविल सेवा अभिरुचि परीक्षा जो होती है, सीसैट जो होती है, में सामान्य ज्ञान की जांच करना भी एक पक्ष है। हालांकि इसे एक अलग प्रश्न के रूप में रखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर रहेगी एक सिविल सेवक के अंदर, तो वो अच्छा सिविल सेवक बन सकता है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक। देखो, लिख लीजिए, कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो सिविल सेवाओं में ही अपेक्षित हैं, सामान्य नागरिकों से नहीं। लिख लीजिए, कुछ ऐसे भी मूल्य हैं, कुछ ऐसे भी मूल्य हैं जो सिविल सेवाओं में ही अपेक्षित हैं, जो सिविल सेवाओं में ही अपेक्षित हैं, सामान्य नागरिकों से अपेक्षित नहीं, सामान्य नागरिकों से अपेक्षित नहीं। डैश लगा के लिख लीजिए। पहला नॉन पार्टीजनशिप, राजनीतिक तटस्थता, और दूसरा है एनोनिमिटी यानी अनामिता, ठीक है, दोनों लिख लीजिए। लिख लिए। अब हेडिंग डाल लीजिए। पहले सत्यनिष्ठा, एक एक करके सबको अभी देखेंगे, ठीक है। पहले हेडिंग डाल दीजिए सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। देखिए, सत्यनिष्ठा क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि सत्यनिष्ठा के अंग्रेजी पर्याय जो इंटीग्रिटी है का तात्पर्य किसी चीज के संपूर्ण रूप से जुड़े होने और आंतरिक सुसंगति से है, ठीक है। सत्यनिष्ठा के अंतर्गत नैतिक सिद्धांतों के बीच में आंतरिक सुसंगति और नैतिक सिद्धांतों तथा व्यवहार में सुसंगति दोनों आते हैं, ठीक है। सत्यनिष्ठा संपन्न व्यक्ति का आचरण लगभग हर स्थिति में उसके नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए, और नैतिक सिद्धांत वस्तुनिष्ठ आधार पर नैतिक होना चाहिए, ठीक है। वो होती है सत्यनिष्ठा। यानी विभिन्न नैतिक मूल्य हो सकते हैं किसी व्यक्ति के, और मूल्य आचरण में संगति हो सकती है, ठीक है, किसी व्यक्ति के, यही होती है सत्यनिष्ठता। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करिए। लिखिए, सत्यनिष्ठा व्यावसायिक जीवन का, सत्यनिष्ठा व्यावसायिक जीवन का, सत्यनिष्ठा व्यावसायिक जीवन का सर्वोच्च मूल्य है, सर्वोच्च मूल्य है, सर्वोच्च मूल्य है, जो ईमानदारी के अत्यंत नज़दीक है, जो ईमानदारी के अत्यंत नज़दीक है, जो ईमानदारी के अत्यंत नज़दीक है। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों और व्यवहारों के मध्य, और व्यवहारों के मध्य, और व्यवहारों के मध्य सुसंगति का उपस्थित होना, सुसंगति का उपस्थित होना। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि
सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। सत्यनिष्ठा के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो। नंबर 1 डैश लगा के नंबर 1 नीचे से लिखिए। नंबर 1 व्यक्ति के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों के बीच सुसंगति हो। व्यक्ति के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों के बीच सुसंगति हो। व्यक्ति के विभिन्न नैतिक सिद्धांतों के बीच सुसंगति हो। नैतिक सिद्धांतों के बीच सुसंगति हो। फुल स्टॉप। नंबर 2 नैतिक सिद्धांतों के बीच सोपान क्रम भी निश्चित हो। नैतिक सिद्धांतों के बीच सोपान क्रम भी निश्चित हो, कॉमा, ताकि यह स्पष्ट हो कि दो मूल्यों के अंतर्विरोध में किसे वरीयता दी जाएगी। नंबर 3 लिखिए। व्यक्ति का प्रत्येक आचरण उसके नैतिक मूल्यों से सुसंगत हो। फुल स्टॉप। व्यक्ति का प्रत्येक आचरण उसके नैतिक मूल्यों से सुसंगत हो। फुल स्टॉप। नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 यदि विरलतम स्थितियों में मूल्य से विचलित होना पड़े, तो इस कृत्य के लिए अत्यंत गंभीर परिस्थितियां उपस्थित हों। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यह संभव नहीं होता कि कोई व्यक्ति 100% स्थितियों में सत्यनिष्ठ रहे। कोई व्यक्ति 100% या 100% स्थितियों में सत्यनिष्ठ रहे। कोई व्यक्ति 100% स्थितियों में सत्यनिष्ठ रहे। फुल स्टॉप।
बहुत लघु प्रकृति के विचलन, बहुत लघु प्रकृति के विचलन, बहुत लघु प्रकृति के विचलन जाने अनजाने में हो जाना, जाने अनजाने में हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है, फुल स्टॉप। लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति, लेकिन सत्यनिष्ठ व्यक्ति नैतिक मूल्यों से विचलन तभी करता है, नैतिक मूल्यों से विचलन तभी करता है, नैतिक मूल्यों से विचलन तभी करता है, कॉमा, जब बहुत गंभीर व गंभीर व जटिल कारण विद्यमान हो, जटिल कारण विद्यमान हो, विद्यमान हो, विद्यमान हो तथा दूसरा कोई विकल्प शेष न रहे, तथा दूसरा कोई विकल्प शेष न रहे, फुल स्टॉप। यानी हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो सत्यनिष्ठा होती है उसमें जो है सुसंबद्धता में निहित है कि नैतिक सिद्धांतों का अधिक्रम या सोपान क्रम भी सुनिश्चित होना चाहिए, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 में, ठीक है। ताकि अगर दो सिद्धांत में टकराव हो तो भी कर्ता को इस बात का संशय ना हो कि उसे किस सिद्धांत को जो है वरीयता देनी चाहिए, ठीक। अगर किसी नैतिक सिद्धांत में किसी नैतिक सिद्धांत में विचलन होता है मान लीजिए, तो उस विचलन को न्याय संगत ठहराने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए, ठीक। प्रसिद्ध दार्शनिक कांट को जानते ही हैं आप, जो है उनकी भाषा में अगर मैं कहूँ तो, मुझे किसी नियम के उल्लंघन का हक तभी है जब मैं यह कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूं वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है, ठीक है। ये कांट के कथन थे, अर्थात वो कहते थे कि मुझे किसी नियम के उल्लंघन का हक तभी है, मान लीजिए कोई नियम है उसका उल्लंघन तब मैं तभी कर सकता हूँ जब मैं यह कह सकूं कि जैसी स्थिति में मैं हूँ वैसी स्थिति में नियम का उल्लंघन करना भी नियम माना जा सकता है, ठीक। तो ये कांट के कथन थे। अब हेडिंग डाल लीजिए सत्यनिष्ठा के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीग्रिटी, हेडिंग डाल लीजिए सत्यनिष्ठा के प्रकार। सत्यनिष्ठा के प्रकार नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए बौद्धिक सत्यनिष्ठा, सब हेडिंग है बौद्धिक सत्यनिष्ठा, ठीक है। मैंने ऐसे लिखा है, आप एक एक करके लिख लीजिए। बौद्धिक सत्यनिष्ठा, बौद्धिक सत्यनिष्ठा में लिखिए, बौद्धिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है, बौद्धिक सत्यनिष्ठा का अर्थ है अपने नैतिक प्रतिमानों या मूल्यों की बौद्धिक परीक्षा करते रहना, मूल्यों की बौद्धिक परीक्षा करते रहना, मूल्यों की बौद्धिक परीक्षा करते रहना, बौद्धिक परीक्षा करते रहना और परिस्थितियों के अनुसार
और परिस्थितियों के अनुसार उनमें संशोधन करते रहना, उनमें संशोधन करते रहना, साथ ही जिन मूल्यों जैसी कठोरता के साथ हम दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, उसी प्रकार अपना भी मूल्यांकन करना, फुल स्टॉप। और यदि त्रुटियां या अंतर विरोध मिले तो उन्हें दूर करने की कोशिश करना, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। बौद्धिक सत्यनिष्ठा का विपरीत शब्द बौद्धिक पाखंड है। बौद्धिक सत्यनिष्ठा का विपरीत शब्द बौद्धिक पाखंड है। जिसका अर्थ है अपनों और दूसरों के लिए अलग मापदंड रखना और अपनी नैतिक त्रुटियों को जानबूझकर नजरअंदाज करना, अपनी नैतिक त्रुटियों को जानबूझकर नजरअंदाज करना, फुल स्टॉप। ठीक, यानी आप समझे कि बौद्धिक सत्यनिष्ठा क्या है। यानी बौद्धिक सत्यनिष्ठा वो होती है जिसमें अपना मूल्यांकन उन्हीं प्रतिमानों पर तथा उतनी ही कठोरता से करना जिन पर हम किसी और का मूल्यांकन करते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पीठ पीछे किसी और के बारे में गलत बोलता है तो उसे किसी ऐसे व्यक्ति पर नाराज नहीं होना चाहिए जो उसके बारे में पीछे पीछे गलत बोलता हो। ठीक है। और क्या होना चाहिए, और क्या बौद्धिक सत्यनिष्ठा है? तो दूसरा हो सकता है कि अपने सिद्धांतों और व्यवहारों पर गहराई से विचार करके उन असंगतियों या अंतर्विरोधों की खोज करना जो हमारी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाते हैं। ठीक, और जहां तक संभव हो ऐसी असंगतियों को समाप्त करने की कोशिश करना। दूसरा बौद्धिक सत्यनिष्ठा का हमने विपरीत शब्द देखा, क्या? बौद्धिक पाखंड। वो क्या होता है? तो बौद्धिक पाखंड का अर्थ होता है कि अपने लिए अलग तथा दूसरे के लिए अलग नैतिक मानदंड रखना तथा अपने अंतर विरोधों के प्रति लापरवाह रहना या उन्हें जानबूझकर नजरअंदाज करना। ठीक है, वो बौद्धिक सत्यनिष्ठा होती है। अब दूसरी सब हेडिंग डाल लीजिए, व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग है व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा। इसमें लिखिए, व्यक्ति निजी जीवन में
व्यक्ति निजी जीवन में जिन मूल्यों को मानता है कौमा अपने आचरण में उनका उल्लंघन न करना ही व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है। अपने आचरण में उनका उल्लंघन न करना ही व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा है। फुल स्टॉप। यानी क्या हो गया व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा? यानी व्यक्ति जो है नैतिक सिद्धांतों व आचरण के बीच सुसंगति बनाए रखे। ठीक है, इसका संबंध संपूर्ण जीवन से है, किसी क्षेत्र विशेष से नहीं। ये बात व्यक्ति को याद रखनी चाहिए। ठीक है, तीसरी सब हेडिंग डाल लीजिए, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा व्यावसायिक सत्यनिष्ठा में कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स आता है। अभी एक एक करके इनको भी देखेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। नीचे की लाइन से लिखिए, अपने व्यवसाय से जुड़े नैतिक सिद्धांतों कौमा मूल्य संहिता तथा आचरण संहिता का पालन करना फुल स्टॉप। उदाहरण किसी वकील का अपने मुवक्किल की सहायता करना, किसी वकील का अपने मुवक्किल की सहायता करना, सत्यनिष्ठा है। किंतु दूसरे पक्ष से सांठगांठ कर लेना सत्यनिष्ठा का विचलन है। किंतु दूसरे पक्ष से सांठगांठ कर लेना सत्यनिष्ठा का विचलन है। फुल स्टॉप। ठीक, तो यानी समझे कि व्यावसायिक सत्यनिष्ठा क्या होती है। व्यावसायिक सत्यनिष्ठा वो होती है जिसमें जो है व्यवसाय से जुड़े उन नैतिक सिद्धांतों का पालन करना होता है जो उस व्यवसाय की आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल है। ठीक है, जैसे वकील द्वारा अपने मुवक्किल की पूरी सहायता करना, अभी जैसे बताया उदाहरण कि मुवक्किल की सहायता करना, लेकिन दूसरे पक्ष से सांठगांठ कर लेना अनैतिक होता है। ठीक है, वो सत्यनिष्ठा नहीं होती है, व्यावसायिक सत्यनिष्ठा की श्रेणी में नहीं आती है। अगर मान लीजिए व्यावसायिक नैतिकता व सामाजिक नैतिकता में गहरा अंतर विरोध हो तो नैतिक संकट उत्पन्न होता है। ठीक,
ऐसे में सामाजिक नैतिकता का पालन करना चाहिए, यानी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी नहीं, सोशल इंटीग्रिटी का पालन करना चाहिए। ठीक। यदि अस्पताल जो है, मान लो एक उदाहरण लेते हैं कि यदि अस्पताल जो है चिकित्सक से अनावश्यक तौर पर किसी मरीज की सर्जरी करने को कहे, ठीक है, तो उसे आचरण संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के इस नियम का पालन नहीं करना चाहिए कि कनिष्ठ चिकित्सक वरिष्ठ चिकित्सक के निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, तो ये उदाहरण हम लोग लिख सकते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए सत्यनिष्ठा के लाभ। सत्यनिष्ठा के लाभ, सत्यनिष्ठा के लाभ, हेडिंग डाल लीजिए, सब हेडिंग है सत्यनिष्ठा के लाभ। सत्यनिष्ठा के लाभ, नंबर 1 लिखिए। इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। इससे व्यक्ति की विश्वसनीयता बढ़ती है। फुल स्टॉप। विश्वसनीयता बढ़ने से, विश्वसनीयता बढ़ने से विश्वसनीयता बढ़ने से बाजार, बाजार कामा राजनीति, कौमा राजनीति या प्रशासन में उसकी, या प्रशासन में उसकी, या प्रशासन में उसकी, प्रशासन में उसकी सफलता की संभावना बढ़ती है। सफलता की संभावना बढ़ती है यानी साख बढ़ जाती है। ठीक है, नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 लिखिए। सम्मान बढ़ने से, सम्मान बढ़ने से उसमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है। सम्मान बढ़ने से उसमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है। फुल स्टॉप। इससे निष्पादन और बेहतर होता है। इससे निष्पादन और बेहतर होता है। इससे निष्पादन और बेहतर होता है। फुल स्टॉप। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3, अगर ऐसे व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है, अगर ऐसे व्यक्ति से, अगर ऐसे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है तो या तो उसे, तो या तो उसे तो या तो उसे अपवाद समझा जाता है। अपवाद समझा जाता है। अपवाद समझा जाता है। अपवाद समझा जाता है या ये माना जाता है कि, या ये माना जाता है कि उसका इरादा गलत नहीं रहा होगा। उसका इरादा गलत नहीं रहा होगा। उसका इरादा गलत नहीं रहा होगा।
उसका इरादा गलत नहीं रहा होगा, फुल स्टॉप। तो ये हो गए सत्यनिष्ठा के लाभ। प्रशासन में क्या लाभ होता है अच्छा सत्यनिष्ठा के? तो प्रशासन में लाभ हो सकता है, जैसे एक लाभ हो सकता है कि कर्मचारियों और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास प्राप्त हो जाता है, ठीक है, पहला तो ये लाभ हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि जनता का विश्वास भी प्राप्त हो जाता है, और अगर जनता को अधिकारियों पर विश्वास हो तो सामाजिक परिवर्तन और अन्य मामलों में उसका सक्रिय सहयोग मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कल्याणकारी राज्य में सत्यनिष्ठा रखने वाले लोक सेवकों की उपस्थिति से इस बात की गारंटी होती है कि राज्य जिन वर्गों को लाभान्वित करना चाहता है वे लाभ सचमुच उन्हें प्राप्त होंगे, ठीक। सत्यनिष्ठा के उदाहरण क्या हो सकते हैं? अब उदाहरण क्या हो सकते हैं सत्यनिष्ठा के? तो उदाहरण हो सकते हैं जैसे मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों के सामने कोई झूठ का दावा न करना, ठीक है। जैसे सिविल सर्वेंट है, कोई बड़े बड़े वादे कर रहा है, ठीक है, वो सारी झूठे वादे न करें, झूठे दावे न करें, ठीक है। सफलता में उतना ही श्रेय लेना उसको कि जितना योगदान वास्तव में उस व्यक्ति का है, ठीक है। अधिक से श्रेय मिल रहा हो अगर उस व्यक्ति को तो विनम्रता से अस्वीकार कर देना, ठीक है। और क्या हो सकते हैं उदाहरण सत्यनिष्ठा के? जैसे किसी व्यक्ति से उतनी ही अपेक्षा करना जितना आप स्वयं उसके लिए करते हैं, ठीक। और क्या हो सकता है? व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ बोलने, दूसरों की बुराई या तारीफ करने जैसी प्रवृत्तियों से बचना। जैसे 12 साल के ऊपर बच्चे की पूरी टिकट लेना, ठीक, लोग लेते नहीं हैं, बताते हैं 8 ही साल का है, लेकिन सत्यनिष्ठ इंसान को बनना चाहिए। तो ये सारे उदाहरण हो सकते हैं सत्यनिष्ठा के, आप जिन्हें लिख के आ सकते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिए ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी, ईमानदारी हेडिंग डाल लीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी हेडिंग डाल लीजिए। ईमानदारी क्या हो सकती है? ईमानदारी हो सकती है नैतिकता का उल्लंघन न करने से और नियमों का उल्लंघन न करने से। यानी आप अगर बिल्कुल ईमानदार हैं, नैतिक बने रहना चाहते हैं तो नैतिकता का कभी ना आप उल्लंघन करेंगे, ना ही नियमों का उल्लंघन करेंगे, ठीक। तो वो होती है नैतिकता। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा अत्यंत नजदीकी अवधारणाएं हैं, अत्यंत नजदीकी अवधारणाएं हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सामान्य दृष्टि से, सामान्य दृष्टि से सामान्य दृष्टि से इनमें कोई अंतर नजर नहीं आता, इनमें कोई अंतर नजर नहीं आता, इनमें कोई अंतर नजर नहीं आता, नहीं आता। किंतु सूक्ष्म स्तर पर इन्हें, किंतु सूक्ष्म स्तर पर इन्हें अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, सूक्ष्म स्तर पर इन्हें अलग किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, फुल स्टॉप। ईमानदारी का अर्थ है,
ईमानदारी का अर्थ है, ईमानदारी का अर्थ है, कॉमा, नैतिक नियमों का उल्लंघन ना करना, नैतिक नियमों का उल्लंघन ना करना, फुल स्टॉप। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपने होशो हवास में अपने होशो हवास में अपने होशो हवास में नैतिक नियम से विचलित नहीं होता है, नैतिक नियम से विचलित नहीं होता है, नैतिक नियम से विचलित नहीं होता है, तो हम उसे ईमानदार कह सकते हैं, तो हम उसे ईमानदार कह सकते हैं, तो हम उसे ईमानदार कह सकते हैं, कॉमा, जैसे रिश्वत ना लेना, जैसे रिश्वत ना लेना, जैसे रिश्वत ना लेना, कॉमा, देरी से ऑफिस ना पहुंचना, देरी से ऑफिस ना पहुंचना, देरी से ऑफिस ना पहुंचना आदि ईमानदारी के उदाहरण हैं, आदि ईमानदारी के उदाहरण हैं, फुल स्टॉप। आदि ईमानदारी के उदाहरण हैं, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सत्यनिष्ठा इससे कुछ आगे का मूल्य है, सत्यनिष्ठा इससे कुछ आगे का मूल्य है, सत्यनिष्ठा इससे कुछ आगे का मूल्य है, इससे कुछ आगे का मूल्य है, फुल स्टॉप। इसका अर्थ है, इसका अर्थ है मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से नैतिक मूल्यों का पालन करना, नैतिक मूल्यों का पालन करना, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए यदि किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, यदि किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, यदि किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार होता है और एक कर्मचारी खुद भ्रष्ट आचरण में, और एक कर्मचारी खुद भ्रष्ट आचरण में, खुद भ्रष्ट आचरण में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है, किंतु अन्य कर्मचारियों के, किंतु अन्य कर्मचारियों के, किंतु अन्य कर्मचारियों के आचरण पर मौन रहता है, 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 कमा, तो वह ईमानदार तो है, तो वह ईमानदार तो है, तो वह ईमानदार तो है, किंतु सत्यनिष्ठ नहीं है, किंतु सत्यनिष्ठ नहीं है, किंतु सत्यनिष्ठ नहीं है, सत्यनिष्ठ नहीं है।
फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दूसरे शब्दों में कहें तो, दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में कहें तो सत्यनिष्ठा ईमानदारी का अगला स्तर है। सत्यनिष्ठा ईमानदारी का अगला स्तर है। ईमानदारी का अगला स्तर है जहां व्यक्ति सजग होकर, जहां व्यक्ति सजग होकर, जहां व्यक्ति सजग होकर निष्ठापूर्वक, निष्ठापूर्वक नैतिक मूल्यों का सम्मान, नैतिक मूल्यों का सम्मान और आचरण करता है, और आचरण करता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। सत्यनिष्ठ होने के लिए, सत्यनिष्ठ होने के लिए, होने के लिए ईमानदार होना, ईमानदार होना पूर्व शर्त है। ईमानदार होना पूर्व शर्त है, पूर्व शर्त है, कॉमा, किंतु ईमानदार होने के लिए, किंतु ईमानदार होने के लिए, किंतु ईमानदार होने के लिए, होने के लिए सत्यनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। सत्यनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। सत्यनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। ठीक, तो ये हो गई हमारी ईमानदारी। अब हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता। लिखिए, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है, वस्तुनिष्ठता का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, कॉमा, मूल्यों, मूल्यों, कॉमा, रुचियों, कॉमा, रुचियों और हितों आदि से, और हितों आदि से, हितों आदि से तटस्थ रहते हुए, तटस्थ रहते हुए तटस्थ रहते हुए केवल तथ्यात्मक, केवल तथ्यात्मक, केवल तथ्यात्मक और तार्किक आधारों पर, और तार्किक आधारों पर तार्किक आधारों पर निर्णय करने की क्षमता।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रत्येक व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ विशेष मूल्यों और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिकरण की प्रक्रिया में कुछ विशेष मूल्यों और विश्वासों का सार्थक हो जाता है। विश्वासों का सार्थक हो जाता है। विश्वासों का सार्थक हो जाता है। फुल स्टॉप। यदि वह सिविल सेवक या न्यायिक अधिकारी है, यदि वह सिविल सेवक या न्यायिक अधिकारी है, तो इस बात का खतरा है, कि उसके व्यक्तिगत मूल्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ अन्याय के कारण ना बन जाए। अन्याय के कारण ना बन जाए। फुल स्टॉप। इसलिए सिविल सेवकों तथा उच्च पदाधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि वे वस्तुनिष्ठता का गुण विकसित करें। फुल स्टॉप। और निर्णय करते समय अपने निजी पक्षों को भूल जाएं। फुल स्टॉप। और निर्णय करते समय अपने निजी पक्षों को भूल जाएं। फुल स्टॉप। तो वस्तुनिष्ठता क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वस्तुनिष्ठता का प्रयोग जो है दर्शन, विधि तथा नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशिष्ट अर्थों में होता है। ठीक है। इसका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है? व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए उसकी विचारधारा, कल्पनाएं, दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह, रूढ़ धारणाएं, मान्यताएं आदि। ठीक है। यदि वह इन सभी आधारों से मुक्त होकर निर्णय करने के मूल में केवल उन आधारों को रखेगा जो तथ्यात्मक एवं तार्किक हैं और जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति को मानने के लिए बाध्य हैं, तो उसका निर्णय वस्तुनिष्ठ होगा। ठीक। दर्शन की भाषा में कहें तो नैतिक कथन वस्तुनिष्ठ कहलाएगा, जिसकी सत्यता की स्थिति किसी भी व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क से स्वतंत्र हो।
ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्ति जो है 100% वस्तुनिष्ठता संभव है, या क्या वस्तुनिष्ठता संभव है, इस ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल? तो 100% वस्तुनिष्ठता प्राय असंभव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आरंभिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में कई ऐसे मूल्य सीखता है जो किसी न किसी वर्ग, समुदाय, प्रजाति या राष्ट्र के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक आवृत्ति पैदा करते हैं। आवृत्ति तो जानते ही, एटीट्यूड किसी के बारे में क्या बनता है, ठीक है। ये मूल्य धीरे धीरे संस्कारों के स्तर पर इस तरह स्थापित हो जाते हैं कि इनसे मुक्त होने की अत्यंत कठोर प्रक्रिया के बाद भी यह दावा नहीं किया जा सकता कि व्यक्ति सचमुच इनसे पूर्णतः तटस्थ हो चुका है। एक ही मामले पे विभिन्न न्यायाधीश अलग अलग निर्णयों पर पहुंचते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे कहीं न कहीं अपनी आत्मनिष्ठता से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्ति पूर्णतः सत्यनिष्ठ नहीं है, तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। मान लो अगर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश स्त्रियों के प्रति संवेदनशील नहीं है, ठीक है, तो अनजाने में महिलाओं से जुड़े मामलों में यह न्याय कर सकता है, ठीक। अगर भारत सरकार के किसी विभाग का सचिव धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो समावेशी की विकास की प्रक्रिया बाधित हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकते हैं जो है क्या कि वस्तुनिष्ठता संभव है या नहीं संभव है, क्या 100% संभव है, ठीक है। अगली हेडिंग डाल लीजिए निष्पक्षता। निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। हेडिंग डाल लीजिए निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। नीचे के लाइन से लिखिए, निष्पक्षता निष्पक्षता वस्तुनिष्ठता के मूल्य को वस्तुनिष्ठता के मूल्य को वस्तुनिष्ठता के मूल्य को किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष स्थिति में किसी विशेष स्थिति में प्रयुक्त करने का गुण है, प्रयुक्त करने का गुण है। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, जब दो पक्षों के बीच फैसला करना हो तो जब दो पक्षों के बीच फैसला करना हो तो फैसला करना हो तो किसी पक्ष के प्रति पहले से व्यक्तिगत समर्थन या विरोध से मुक्त होना ही निष्पक्षता है। फुल स्टॉप। यह गुण सिविल सेवकों और न्यायिक अधिकारियों दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। फुल स्टॉप। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में भी
निष्पक्षता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। निष्पक्षता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। फुल स्टॉप। नीचे के लाइन से लिखिए। निष्पक्षता का उल्लंघन दो कारणों से होता है। निष्पक्षता का उल्लंघन दो कारणों से होता है। दो कारणों से होता है। नंबर का निर्णायक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आग्रहों के कारण अपने व्यक्तिगत आग्रहों के कारण एक पक्ष का समर्थन या दूसरे पक्ष का विरोध करे दूसरे पक्ष का विरोध करे ऐसे उदाहरण आमतौर पर दिखते हैं। ऐसे उदाहरण आमतौर पर दिखते हैं। फुल स्टॉप। नंबर खा लिखिए। निर्णयकर्ता खुद को निष्पक्ष साबित करने के लिए अपने प्रियजनों के साथ ही भेदभाव करे ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। फुल स्टॉप। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ही यह नियम बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अपने परिचितों के मामले में भी निर्णयकर्ता नहीं बनेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं होती। काम में मतलब वांछनीय है। ठीक है।
निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं होती। काम में नहीं होती। सामाजिक न्याय के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में कभी कभी वंचित वर्ग का, कभी कभी वंचित वर्ग का पक्ष लेना, पक्ष लेना ज्यादा वांछनीय होता है। पक्ष लेना ज्यादा वांछनीय होता है। फुल स्टॉप। यानी अगर हम जो है सूक्ष्म रूप से देखें, अगर इस बात को समझें कि निष्पक्षता है क्या, तो निष्पक्षता दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वो कि जिस व्यक्ति से हम संबंधित हैं या जिससे हम पसंद करते हैं उसे अवैध रूप से कोई लाभ न देना, और जिसे हम नापसंद करते हैं उसे अवैध रूप से कोई हानि न पहुंचाना। पहला तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि यह भी जरूरी है कि निष्पक्षता साबित करने के लिए अपनी पसंद के या अपने निकट के व्यक्ति के साथ अन्याय ना करें। ठीक है, मान लीजिए उदाहरण जो है, एक परीक्षक उत्तर पुस्तिका जांच रहा है, ठीक है, और उत्तर पुस्तिकाओं में उसकी बेटी की उत्तर पुस्तिका भी है जो वास्तव में योग्यता के अनुसार दूसरे स्थान पे है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जो है दो तीन चीजें हो सकती हैं। जैसे पहला, वह बेटी के अंक बढ़ा दे ताकि उसे पहला स्थान प्राप्त हो जाए। यह पक्षपात है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट आने वाली थी उसकी जगह सेकंड आएगी अब। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि परीक्षक को लग सकता है कि बेटी को ऊंचा स्थान आने पर लोग उसे संदेह से देखेंगे और वह अपनी निष्पक्षता प्रमाणित करने के लिए जो है बेटी के अंक कम कर सकता है ताकि उसका स्थान पांचवा छठा हो जाए। यह भी नकारात्मक अर्थों में पक्षपात यानी निगेटिव पार्शियलिटी है, जिससे व्यक्ति खुद को निष्पक्ष दिखाने के लिए अपना या अपने निकष्ट का नुकसान करता है। ठीक है। तीसरा हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है कि उत्तर पुस्तिका जांचते समय यह ध्यान ही न रखना कि किसको कौन सा स्थान मिलने वाला है। जैसे बेटी को दूसरा स्थान ही देना। निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं होती है, जैसे मैंने बताया कि निष्पक्षता हमेशा काम में नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत पक्षपात सामाजिक हित में वांछनीय हो सकता है, परंतु यह किसी व्यक्ति विशेष के हित में न होकर समाज के हित में होना चाहिए। ठीक, हालांकि वह किसी व्यक्ति के हित के माध्यम से ही पूरा होगा। यह भी जरूरी है कि जिस व्यक्ति का विशेष का नुकसान हो उसकी तुलना में सामाजिक लाभ की मात्रा बहुत अधिक हो। आरक्षण की नीति ही मूल आधार यही है। ठीक है, आरक्षण आप जानते ही हैं कि आरक्षण का आधार यही है कि वंचित वर्ग का पक्ष ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए नॉन पार्टीजनशिप या राजनीतिक निष्पक्षता। हेडिंग डाल लीजिए राजनीतिक निष्पक्षता, नॉन पार्टीजनशिप, राजनीतिक निष्पक्षता। राजनीतिक निष्पक्षता क्या है? अगर सरल अर्थ में देखें तो क्या हो सकता है कि किसी दल विशेष से जुड़ा न होना। जैसे मान लीजिए आईएएस आप बनते हैं या पीसीएस बनते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी, चाहे वो सपा की बने, बसपा की बने, बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने या किसी अन्य दल की बने, ठीक है, तो आप जो है उसके प्रति जुड़े ना रहें, आप उसी पार्टी का समर्थन ना करें, क्योंकि समर्थन या विरोध करने के चक्कर में अपने के साथ साथ जो है इस समाज का भी नुकसान करेंगे। ठीक है, तो सिविल सेवक को क्या होना चाहिए? नॉन पार्टीजनशिप यानी राजनीतिक निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो लिखना शुरू करिए। लिखिए राजनीतिक तटस्थता या गैर तरफदारी, राजनीतिक तटस्थता या गैर तरफदारी
गैर तरफदारी उन देशों का मूल्य है, उन देशों का मूल्य है, उन देशों का मूल्य है जहां द्विदलीय या बहुदलीय लोकतंत्र होता है, या बहुदलीय लोकतंत्र होता है। फुल स्टॉप। इस मूल्य का सामान्य अर्थ है, इस मूल्य का सामान्य अर्थ है, इस मूल्य का सामान्य अर्थ है किसी राजनीतिक दल का सदस्य या समर्थक न होना, किसी राजनीतिक दल का सदस्य या समर्थक न होना, सदस्य या समर्थक न होना। फुल स्टॉप। जैसे मैंने अभी बताया जो है कि आप किसी दल के समर्थन में ना रहें, ना विरोध में। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। ब्रिटेन में जब दोनों दलों की सरकारें, ब्रिटेन में जब दोनों दलों की सरकारें बननी शुरू हुई तो, बननी शुरू हुई तो, बननी शुरू हुई तो नौकरशाही के, नौकरशाही के, नौकरशाही के दुविधाओं को देखते हुए, दुविधाओं को देखते हुए, दुविधाओं को देखते हुए यह मूल्य विकसित हुआ, यह मूल्य विकसित हुआ, यह मूल्य विकसित हुआ और अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि, और अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि, अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि, अपेक्षा की गई कि वे दोनों दलों से, वे दोनों दलों से तटस्थ रहते हुए, तटस्थ रहते हुए अपने प्रशासनिक दायित्व निभाएं, तटस्थ रहते हुए अपने प्रशासनिक दायित्व निभाएं। फुल स्टॉप। क्रमशः अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी, क्रमशः अमेरिका और भारत जैसे देशों में भी यह मूल्य प्रचलित हो गया, यह मूल्य प्रचलित हो गया, प्रचलित हो गया। फुल स्टॉप। चीन में चूंकि एक दलीय व्यवस्था है, चीन में चूंकि एक दलीय व्यवस्था है, कामा, वहाँ इसका विशेष महत्व नहीं है, वहाँ इसका विशेष महत्व नहीं है। फुल स्टॉप। वहाँ सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि, वहाँ सिर्फ इतनी अपेक्षा है कि, इतनी अपेक्षा है कि अधिकारी किसी नेता विशेष या, अधिकारी किसी नेता विशेष या
नेता विशेष या नीति विशेष के पक्ष में, नीति विशेष के पक्ष में झुका हुआ ना हो, झुका हुआ ना हो। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारत में सिद्धांततः, भारत में सिद्धांततः यह मूल्य प्रचलित है, यह मूल्य प्रचलित है। फुल स्टॉप। कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का, कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल का, राजनीतिक दल का, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता, सदस्य नहीं हो सकता और चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़ने के लिए उसे इस्तीफा देना होता है, उसे इस्तीफा देना होता है। उसे इस्तीफा देना होता है। फुल स्टॉप। व्यावहारिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर, व्यावहारिक स्तर पर इसमें कुछ विचलन दिखता है, इसमें कुछ विचलन दिखता है, इसमें कुछ विचलन दिखता है। कुछ विचलन दिखता है क्योंकि बहुत से नौकरशाह, क्योंकि बहुत से नौकरशाह, बहुत से नौकरशाह अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से कुछ दलों के प्रति, कुछ दलों के प्रति, कुछ दलों के प्रति निष्ठावान होने की छवि रखते हैं, निष्ठावान होने की छवि रखते हैं, निष्ठावान होने की छवि रखते हैं। फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए एम्पैथी, समानुभूति, समानुभूति। एम्पैथी, समानुभूति। तो एम्पैथी क्या है पहले वो जान लीजिए। एम्पैथी होती है जो है समानुभूति की निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग स्तर पर परिभाषित किया है। इसकी एक सामान्य परिभाषा यह हो सकती है कि किसी व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति, अन्य प्राणी या किसी काल्पनिक चरित्र की मन स्थितियों को सटीक रूप से समझने की क्षमता समानुभूति कहलाती है, ठीक है। कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि समानुभूति सिर्फ दूसरों की मन स्थितियों को समझने के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हीं भावनाओं को उस स्तर पर महसूस करने का नाम है जिस स्तर पर उन भावनाओं को मूल व्यक्ति ने अनुभव किया था, ठीक है। इसका चरम रूप वहां दिखता है जहां व्यक्ति की चेतना में स्व तथा पर का अंतर मिटने लगता है, ठीक है। तो नीचे के लाइन से लिखिए, किसी व्यक्ति में यह क्षमता की वह, किसी व्यक्ति में यह क्षमता की वह, यह क्षमता की वह
अन्य व्यक्ति कामा प्राणी या काल्पनिक व्यक्तित्व की मना स्थितियों को समझ सके और महसूस कर सके। फुल स्टॉप। अब देखिए, जो एम्पैथी होती है, समानुभूति होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक हो सकती है संज्ञानात्मक और एक हो सकती है भावनात्मक। ठीक है, यानी कॉग्निटिव एम्पैथी और अफेक्टिव या इमोटिव एम्पैथी। ठीक है, लिख लीजिए, पहली कॉग्निटिव एम्पैथी और दूसरी भावनात्मक या इमोटिव एम्पैथी। अब देखिए, कॉग्निटिव होती है समूह के रूप में और इमोटिव तो महसूस करने के रूप में हो सकती है। ठीक है, जैसे संज्ञानात्मक समानुभूति को पुनः परिप्रेक्ष्य ग्रहण यानी पर्सपेक्टिव टॉकिंग तथा कल्पना यानी फैंटेसी में विभाजित किया गया है। किसको? संज्ञानात्मक को यानी कॉग्निटिव को। परिप्रेक्ष्य ग्रहण किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार को समझने की क्षमता है। ठीक है, जबकि कल्पना किसी काल्पनिक चरित्र की परिस्थितियों को समझने की क्षमता है। ठीक, तो हेडिंग डाल लीजिए, एम्पैथी का विकास। एम्पैथी का विकास कब कब होता है? नीचे की लाइन से लिखते जाइए। नंबर 1, यानी समानुभूति का विकास जो है कब होता है? तो नंबर 1, 2 साल तक बिल्कुल नहीं होता है। एम्पैथी का विकास 2 साल तक बिल्कुल नहीं होता है। दो साल तक बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 2, 2 से 7 साल के बीच 2 से 7 साल की उम्र के बीच 2 से 7 साल की उम्र के बीच समानुभूति का थोड़ा बहुत विकास होता है। समानुभूति का थोड़ा बहुत विकास होता है। नंबर 3, 7 से 12 साल की उम्र तक 7 से 12 साल की उम्र तक 7 से 12 साल की उम्र तक सामान्यतः इसका विकास होता है। सामान्यतः इसका विकास होता है। नंबर 3, उसके बाद जीवन भर इसके विकास की संभावना बनी रहती है। इसके विकास की संभावना बनी रहती है, ट्रेनिंग देकर इसे कभी भी विकसित किया जा सकता है। ट्रेनिंग देकर इसे कभी भी विकसित किया जा सकता है। नंबर 4, महिलाओं में समानुभूति सामान्यतः पुरुषों से अधिक होती है। सामान्यतः पुरुषों से अधिक होती है।
फुल स्टॉप। अब हेडिंग डाल लीजिए कंपैशन यानी संवेदना या करुणा। हेडिंग डाल लीजिए करुणा या संवेदना, कंपैशन। संवेदना या करुणा। एक शब्द होता है करुणा की थकान, कंपैशन ऑफ फटीग। ये पढ़िएगा, गूगल करिएगा, आपको बहुत मजा आएगी इसके बारे में पढ़ के। कंपैशन ऑफ फटीग, करुणा की थकान। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ करुणा की थकान क्या है। कि करुणा की थकान वो होती है कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर ऐसी परिस्थितियों में रहे जिसमें करुणा सक्रिय होती है, ठीक है, तो धीरे धीरे करुणा की सक्रियता में कमी आने लगती है। इसे ही करुणा की थकान कहते हैं। उदाहरण के लिए, लगातार नए मरीज आने पर नर्स की ऐसी स्थिति हो जाती है, ठीक है। शुरू शुरू में जैसे मरीज आएंगे तो नई नई नर्स रहेगी, उसको बड़ा दुख होगा, बड़ी बेचैनी होगी, यार कितने बुजुर्ग लोग हैं कि क्या बच्चे को क्या हो गया, बहुत संवेदना रहेगी। लेकिन रोजाना देखते देखते उसकी आदत पड़ जाएगी कि ये तो मेरे लिए नया नहीं है, ये थोड़ा ऐसा रोज ही हो रहा है। तो उसे कहते हैं कंपैशन ऑफ फटीग यानी करुणा की थकान। उसकी संवेदना जो है वो थक चुकी है। अब वो संवेदनाएं नहीं रह गई जो पहले होती थी। तो संवेदना के दो भाव हो सकते हैं, एक सामान्य भाव हो सकता है, एक अस्थाई भाव हो सकता है। सामान्य भाव हो सकता है और स्थायी भाव हो सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संसार में किसी दुखी व्यक्ति या संसार में किसी दुखी व्यक्ति या किसी दुखी व्यक्ति या प्राणी की स्थितियों को समझना, प्राणी की स्थितियों को समझना कॉपी कॉमा महसूस करना तथा उसकी स्थिति में सुधारने की इच्छा का तथा उसकी स्थिति सुधारने की इच्छा का तथा उसकी स्थिति सुधारने की इच्छा का समन्वित रूप करुणा है, समन्वित रूप करुणा है। परोपकार के मूल में परोपकार के मूल में यही भावना काम करती है, यही भावना काम करती है। फुल स्टॉप। इसलिए अधिकांश नैतिक विचारकों ने करुणा को जीवन का मूल बताया है, करुणा को जीवन का मूल बताया है। अब हेडिंग डाल लीजिए सहिष्णुता, टॉलरेंस, सहिष्णुता। सहिष्णुता के दो अर्थ हो सकते हैं। एक हो सकता है संकीर्ण अर्थ, ठीक है, संकीर्ण अर्थ जिसमें सहन करने की क्षमता होती है, सहिष्णुता, ठीक है। सहिष्णुता में पहला हो सकता है संकीर्ण अर्थ जिसमें सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ जिसमें पारंपरिक सम्मान या सद्भाव की भावना होती है, ठीक है। क्या होती है? पारंपरिक सम्मान या सद्भाव की भावना होती है, तो ये हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सहिष्णुता जिसमें संकीर्ण अर्थ और व्यापक अर्थ होते हैं। तो जो है, अच्छा, सहिष्णुता का अर्थ क्या होता है? वास्तविक अर्थ होता है। तो सहिष्णुता का वास्तविक अर्थ होता है सहन करना, ठीक है। आदमी कहता है ना, बहुत सहिष्णु व्यक्ति हो तुम, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए,
सहिष्णुता का अर्थ है कि सहिष्णुता का अर्थ है कि सहिष्णुता का अर्थ है कि जिस व्यक्ति या समुदाय के साथ हमारी वैचारिकता कम भावना या अन्य आधारों पर टकराहट है, उनके प्रति आक्रामक न होना, फुल स्टॉप। सीमित अर्थ में सहिष्णुता का अर्थ सहन करना है। सीमित अर्थ में सहिष्णुता का अर्थ सहन करना है। सहिष्णुता का अर्थ सहन करना है, अर्थात बिना हिंसक हुए अपने विरोधियों को सहन करने की क्षमता। फुल स्टॉप। व्यापक अर्थ में सहिष्णुता का तात्पर्य है डैश लगा के लिखिए, अपने विरोधियों की संस्कृति और विचारों का सम्मान करना। सेमीकॉलम जानते हैं ना, एक डॉट होता है, उसके नीचे कॉमा होता है, तो वो सेमीकॉलम हो गया। ठीक है, याद रखेगा। लिखिए, अपने सेमीकॉलम के बाद लिखिए, उनका पक्ष सुनने और समझने का धैर्य रखना और जहां तक संभव हो समन्वय का प्रयास करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। सहिष्णुता ना हो तो सहिष्णुता ना हो तो समाज खतरनाक रास्तों पर चलता है। फुल स्टॉप। आतंकवाद व जीनोसाइड जैसी घटनाएं सहिष्णुता के अभाव का ही परिणाम है। फुल स्टॉप। ऐसी स्थिति में
ऐसी स्थिति में चिंतन और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता भी समाप्त हो जाती है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसके विपरीत सहिष्णुता होने के कई लाभ हैं। सर्वप्रथम इससे सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र बेहतर होता है। राजनीतिक लोकतंत्र बेहतर होता है। फुल स्टॉप लगाइए। लिखिए द्वितीय कॉमा लिखिए। कॉमा लगाना है, सॉरी। द्वितीय के बाद कॉमा लगाइए। जैसा कि जे.एस. मिल ने कहा है, कॉमा इससे समाज को नए व मौलिक विचार हासिल होते हैं। फुल स्टॉप। समग्रता में इससे समाज की नैतिक प्रगति होती है। समाज की नैतिक प्रगति होती है। फुल स्टॉप। और बहुसंस्कृतिवाद की धारणा पुष्ट होती है, जिसके बिना भूमंडलीकृत विश्व में चल पाना संभव नहीं है। भूमंडलीकृत विश्व में चल पाना संभव नहीं है। फुल स्टॉप लगाइए। ठीक। तो सहिष्णुता में हमने क्या समझा कि सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ होता है सहन करना। ठीक है। इसका अंग्रेजी समानार्थक टॉलरेंस भी सहन करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस दृष्टि से सहिष्णुता का अर्थ है जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म, राष्ट्रीयता आदि से
व्यक्ति भिन्नता रखता है या विरोध रखता है उनके प्रति भी एक वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित और सम्मानपूर्ण आवृत्ति बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार के आक्रामकता से बचना। नकारात्मक अर्थ में सहिष्णुता का तात्पर्य केवल विरोधियों को सहन करने की क्षमता से है। ठीक है, वर्तमान में इसका सकारात्मक अर्थ प्रयोग में आता है जिसका आशय है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, सकारात्मक अर्थ और नकारात्मक अर्थ, जिसका आशय क्या है सकारात्मक अर्थ का, कि विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उन्हें सुनने समझने की ताकत रखना और उनका पक्ष तार्किक क्या सही है उसे स्वीकार करना। ठीक है, और क्या हो सकता है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मध्यकाल तक धार्मिक संघर्ष केंद्र में थे। ठीक है, ये जानते ही हैं। अतः धार्मिक सहिष्णुता की धारणा से जुड़ी चर्चा भी केंद्र में थी। ठीक है, अशोक व अकबर जैसे शासक अपनी धार्मिक सहिष्णुता को के कारण ही महानता की कोटि में शामिल हो गए। ठीक है, पश्चिम में इरास्मस ने पुनर्जागरण काल में सहिष्णुता का विचार दिया। ठीक, टॉमस मोर ने यूटोपिया में कहा था कि सभी धर्मों के लिए प्रेम से रहेंगे। ठीक, वर्तमान में सहिष्णुता की आवश्यकता केवल विभिन्न धर्मों को ही प्रति से नहीं बल्कि विभिन्न जातियों, महिलाओं, LGBT शरणार्थियों व विदेशियों के प्रति भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सहिष्णुता। सहिष्णुता के लाभ क्या हो सकते हैं, तो 2-3 पॉइंट है, जान लीजिए सहिष्णुता के क्या लाभ हो सकते हैं। कि सहिष्णुता के लाभ, पहला तो हो सकता है कि विरोधी विचारों को सुनने की ताकत हो तो समाज और राजनीति दोनों लोकतांत्रिक बनते हैं। पहला लाभ ये है। दूसरा लाभ ये है कि कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को सुनने की धैर्य की वजह से नए दिशा मौलिक विचार प्राप्त होते हैं जो व्यक्ति समाज की दिशा बदल सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है कि कुल मिलाकर नैतिक प्रगति सी होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करता है तो धीरे धीरे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि वे अन्य लोगों के प्रति सहिष्णु व्यवहार करें। इससे चिंतन व अव्यक्त की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए रूममेट रहते हैं और उन पे जो है बातचीत नहीं होती है। ठीक, अगला उदाहरण क्या हो सकता है, अगला उदाहरण हो सकता है कि 20वीं शताब्दी में आतंकवाद व जेनोसाइड की जितनी घटनाएं घटी हैं उतनी उससे पहले कभी नहीं घटी। ठीक है, ऐसे में सहिष्णुता के अलावा कोई विकल्प नहीं। पांचवा क्या हो सकता है लाभ सहिष्णुता के, पांचवा हो सकता है कि भूमंडलीकरण के साथ साथ सभी समाजों में वैविध्य में वृद्धि हो रही है। लगभग सभी समाजों में धर्म, नस्ल और राष्ट्रीयताओं के विभिन्न समूह साथ साथ रहते हैं। ठीक, इसलिए विश्व में शांतिपूर्ण सह अस्तित्ववाद के लिए सहिष्णुता जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सहिष्णुता जो है। आगे और भी जो कुछ मूल्य बचे हुए हैं, फाउंडेशन वैल्यूज जो है सोसाइटी के, उन्हें देखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।